बेदू, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बेदू कुछ पलों तक बस उसे देखती ही रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। मान का बार बार उसे खुद के होने का एहसास करवाना बेदू को हमेशा प्रोटेक्टिव फील करवाता था। बेदू को यही बात अजीब लगती थी कि उसे ऐसा इतना प्रोटेक्टिव तो वेदांत के साथ भी कभी फील नहीं होता था। मान ने उसे देखा, फिर बोला, ये फाइनल करते हैं, तुम चेंज करके आओ। तब तक मैं नैना और रुद्रा का भी पता कर लेता हूँ कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। बेदू ने ओके कहा और फिर चेंज करने चली गई। माँ ने निर्णय को कॉल किया तो निर्णय ने कॉल पिक करते हुए ही कहा, यार मान, तू और बेदू ही ले आओ हमारे कपड़े, हमें आने में अभी टाइम लगेगा। मान ने उसकी बात सुनकर ओके कहा और फिर कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर बाद जब बेदाक्षी आई तो मान उसे देखकर बोला, उन दोनों को आने में अभी और टाइम लगेगा, उनके कपड़े हमें सिलेक्ट करने हैं। यह सुनकर तो बेदाक्षी को तो ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से जान ही खींच ली हो। कहाँ वह हमेशा रुद्रा के भरोसे बैठी रहती थी और आज उसे रुद्रा के लिए कपड़े सिलेक्ट करने थे। मान उसकी शक्ल देखकर बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नैडा का टेस्ट मुझे पता है, उसके अकॉर्डिंग मैं उन दोनों के लिए कपड़े ले सकता हूँ। तुम्हें स्ट्रेस लेने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी बात की टेंशन लेनी ही नहीं है, समझी तुम? ये कहते हुए मान ने उसकी नाक पकड़कर खींच दी। बेदू ने मुंह बनाया और अपनी नाक सहलाते हुए बोली, हाँ तो फिर जल्दी जल्दी शॉपिंग करो ना, वापस जाना है मुझे, बहुत देर हो गई अब यहाँ। मान मुस्कुराया और फिर नैना और रुद्रिका के लिए भी कपड़े देखने लगा। थोड़ी देर में उसने उन दोनों के लिए भी कपड़े ले लिए और फिर बाकी सारी चीज़ें लेकर बेदू के साथ वापस होटल लौट आया। बेदू आते ही हमेशा की तरह बेड पर पसर गई। मान ने उसे देखा और बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बाहर जाने से खुश क्यों नहीं रहती हो? क्या एक जगह बंद होकर रहना तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है? बेदू ने अचानक ही कहा। वह वेदांत को मेरा बाहर जाना, उसने इतना कहा ही था कि कहते कहते वह अचानक से चुप हो गई। मान को समझ आ गया कि उसके इतने इरिटेटिंग बिहेवियर के पीछे रीजन क्या था। उसने गहरी सांस भरी और मन ही मन बोला, बेवकूफ़ लड़की, उसकी बंदिशों को उसका प्यार समझ रही थी तुम। सच में सही गलत की कोई फर्क ही नहीं है तुम्हें। खैर, थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होने लगे। नैना और रुद्रिका भी आ चुके थे। नैना ने मान से अपने और रुद्रा के कपड़े लिए और अपने कमरे में चला गया। वह दोनों भी फटाफट से तैयार होने जा चुके थे। मान तैयार हो चुका था। उसने एक नज़र खुद को आईने में देखा और फिर बेदाक्षी का इंतजार करने लगा, जो कब से बाथरूम में ही घुसी हुई थी। मान ने चिढ़कर उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, तुम बाहर निकल रही हो या फिर दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा? इतनी देर कौन लगाता है चेंज करने में? मॉल में तो इतना टाइम नहीं लगा था तुम्हें। तभी बेदाक्षी ने दरवाज़ा खोला और उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें सब्र नाम की चीज़ नहीं है क्या? जब देखो तब चिल्लाते रहते हो। मैं कौन सा अंदर ही सोने वाली थी, तैयार होकर बाहर ही तो आ रही थी। लेकिन मान के कानों तक तो उसकी कोई आवाज़ पहुंची ही नहीं, क्योंकि उसकी नज़र तो सिर्फ बेदाक्षी के उस नाजुक से वजूद पर थी और उस गांव में वह काफ़ी प्यारी लग रही थी। बेदाक्षी ने जब मान को खुद को देखते पाया तो नज़र इधर उधर करके बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे ऐसे देखना बंद करो, अजीब लग रहा है। मान ने अपनी नज़रें हटाई और बोला, तैयार हो जाओ फटाफट से, फिर चलते हैं। बेदाक्षी मिरर की तरफ बढ़ गई और जल्दी वह तैयार भी हो चुकी थी। उसने एक वाइट पर्ल्स का नेकलेस और उसी की मैचिंग की इयररिंग्स पहने थे। हाथ में एक ब्रेसलेट और क्लच, पैरों में हाई हील्स, जो उसके लुक को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। मान वहीं बैठा चोरी चोरी उसे देखे जा रहा था। उसका बस चलता तो वह अपनी नज़रें एक पल को उससे न हटाता। वह तो बेदाक्षी ने उसे रोक दिया था, इसलिए वह चुप चुप कर उसे देख रहा था। बेदू जब तैयार हो गई तो मान को देख बोली, अब चलो, मैं तैयार हूँ। मान ने फिर से पलटकर उसे आराम से देखा और फिर उठकर उसके पास जाते हुए धीरे से बोला, पक्का तुम पूरी तरह से तैयार हो चुकी हो और कुछ भूल नहीं रही हो? बेदाक्षी ने पलटकर खुद को सर से पांव तक एक बार फिर मिरर में देखा और खुद से ही बोली, मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ और मुझे नहीं लग रहा मैंने कुछ मिस कर दिया है। तभी मान उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। बेदाक्षी ने आईने से उसे देखा कि मान थोड़ा सा आगे झुका। अचानक से बेदाक्षी सकपका गई थी, लेकिन तभी उसकी नज़र मान के हाथ पर गई। मान ने ड्रेसिंग से काजल उठाया था
उसने वेदाक्षी के कान के पीछे काजल लगाते हुए कहा। अब ठीक है, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। दूसरी बात, किसी की नज़र भी नहीं लगेगी। वेदाक्षी कुछ पलों तक उसे देखती रही और फिर उसने अपनी नज़रें इधर उधर कर लीं और धीरे से बोली, चले अब, मैं दी को बुलाकर लाती हूँ। यह कहकर वो जल्दी से मान से दूर हुई और बाहर जाने को हुई कि तभी मान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वेदाक्षी रुक गई, उसकी नज़र अपने हाथ पर गई और फिर उसने मान को देखा। तभी मान ने मुस्कुराकर कहा, साथ में चलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें। यह कहते हुए मान उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। दोनों साथ में सच में काफ़ी प्यारे लग रहे थे। वेदाक्षी को लेकिन सब्र कहाँ था। उसने बाहर निकलते ही मान से उसका हाथ छुड़वाया और जल्दी से भागकर नीचे वाले फ्लोर की तरफ बढ़ गई। मान उसके पीछे जाते हुए बोला, पहली बात, भागना बंद करो। सीढ़ियों में गिर गई तो बहुत चोट लगेगी। दूसरी बात, मुझसे उम्मीद मत करना कि अगर गिरी तो मैं उठाऊंगा, समझी। और तीसरी बात, लिफ्ट भी है यहाँ पर, सीढ़ियों से जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आखिरी की बात सुनकर वेदाक्षी के कदम रुक गए। उसने मुड़कर मान की तरफ देखा, जो उससे कुछ 3-4 सीढ़ी पीछे था और उसे देख रहा था। मान ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो साइड लिफ्ट है, समझी। तो भागना बंद करो और मेरे साथ चलो। हस्बैंड हूँ तुम्हारा, किडनैपर नहीं हूँ जिससे भाग रही हो, वो भी प्रिंसेस बनकर, समझी। अब चलो मेरे साथ। यह कहते हुए उसने जबरदस्ती वेदाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर लिफ्ट की तरफ ले गया और उसकी हरकत से वेदाक्षी का मुंह बन चुका था। दोनों लिफ्ट में आए। वेदाक्षी का फूला हुआ मुंह देखकर मान ने चिढ़कर कहा, बच्चों जैसी शक्ल बनाना बंद करो बेदू, बी मैच्योर होके। 24 साल की होने को हो तुम, और अब तक तुम्हारी हरकतें देखी हैं तुमने। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शादी नहीं की, बल्कि कोई बच्ची अडॉप्ट कर ली है और बेबी सीटर बन गया हूँ। बेदू ने उसे घूरा और बोली, हाँ तो क्यों ही की थी मुझसे शादी। मैंने तो नहीं कहा था कि शादी करो मुझसे। मान वेदाक्षी को घूरने लगा था। इस लड़की की हाजिर जवाबी से कभी कभी वह बहुत परेशान हो जाता था, लेकिन बेदू तो बेदू थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मान ने भी उसे घूरते हुए कहा, याद ना हो तो याद दिला दूं, वह तुम थी जो शादी के मंडप में आकर बैठी थी। मैंने नहीं कहा था वहां पर आकर बैठो। बढ़िया ही मुझसे शादी क्यों की बोलने वाली। यह बात अगर मैं कहूँ ना तो फिर भी सोचने लायक है। तुम यह बात बिल्कुल नहीं कर सकती, समझी, क्योंकि तुम्हें पता था कि दूल्हा कौन है। मुझे नहीं पता था कि दुल्हन कौन है, इसलिए नाइंसाफी मेरे साथ हुई है, तुम्हारे साथ नहीं। बेदूस की बात सुनकर मुंह फाड़े उसे देखने लगी। मान की बात में पॉइंट था और इस बात पर वेदाक्षी उसे आर्गू भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके पास सिर्फ एक हथियार था और वह था मुंह फुलाकर मान को इग्नोर करना। और उसने वही किया। थोड़ी देर में वह रुद्रा और निर्णय के रूम के सामने थे। वेदाक्षी ने जल्दी से रूम नॉक किया। निर्णय ने आवाज देते हुए कहा, आ रहा हूँ। लेकिन वेदू को सब्र नहीं था। उसने एक साथ दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मान ने इरिटेट होकर उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, चुपचाप से खड़ी रहो। कह रहा है ना वह आ रहा है। वेदू उसे पहले ही चिड़ी हुई थी और अभी भी उसका मुंह फूला हुआ था। उसने यह तो सोच लिया था कि वह इस खड़ूस कुमार को आज सबक सिखाकर रहेगी। निर्णय ने आकर दरवाजा खोला कि वेदाक्षी ने अपना हाथ छुड़वाया और अंदर चली गई। उसने रुद्रिका को देखा। रुद्रिका ने एक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी जिसमें वह काफी प्यारी लग रही थी। वेदाक्षी ने अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे और हैरानी से उसे देखते हुए बोली, दी आप कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हो। रुद्रा ने पलटकर उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझसे ज्यादा प्यारी तुम लग रही हो। पता भी है तुम्हें, खुद को देखा तुमने आईने में। वेदाक्षी ने पलकें झपकाई और बोली, मैंने देखा ना, और खड़ूस मान ने मुझे काला टीका भी लगाया। मतलब मैं कुछ तो अच्छी लग रही हूँ। रुद्रिका उसकी बात सुनकर हंस दी। उसे मान की यही केयर पसंद आई थी। जब वह उसकी बहन के लिए कुछ कर देता था तो वो दिल से खुश होती थी। उसे लगा नहीं था कि मान इस रिश्ते को संभाल लेगा। उसे वेदाक्षी से इतनी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसका बचपन रुद्रिका की आंखों के सामने था। लेकिन मान बहुत ज़्यादा मैच्योर था, और जब रुद्रिका ने निर्णय से शादी कर ली, वह भी बिना बताए, तो उसे लगा था कि शायद मान वेदाक्षी को ना अपनाए, या फिर वह उसे और निर्णय को ही गलत समझे। पर मान की समझदारी देखकर वह सच में शुक्रगुजार थी कि सब कुछ ठीक था, और वह भी मान की बदौलत। मान ने उन दोनों को देखा और बोला, तुम दोनों बहनों का भरत मिलाप हो गया हो तो हम चलें। रुद्रा ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ चलते हैं, चलो। यह कहते हुए वह चारों वहां से टेरिस पर आ गए, जहाँ पार्टी रखी गई थी।
उनकी तरह वहां पर काफी सारे कपल्स पहले से मौजूद थे। होटल स्टाफ उनकी सर्विस में लगा हुआ था। बेदाक्षी ने चारों तरफ देखा। वहां की डेकोरेशन काफी सिंपल सोबर थी, लेकिन काफी प्यारी लग रही थी। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, यह सब सच में कितना प्यारा लग रहा है। रुद्रिका ने भी उसकी बात पर हामी भरी। तभी थोड़ी देर में होटल मैनेजर ने आते हुए सबको ग्रीट किया और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, वैसे तो हर बार पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल है। और वह यह है कि यहाँ मौजूद सारे कपल्स के बीच कुछ गेम्स होंगे और साथ ही कुछ और फन एक्टिविटीज़ लाइक सिंगिंग, डांसिंग और भी बहुत कुछ। मैं बस उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग ये पार्टी एंजॉय करें और यहाँ से कुछ बहुत ही प्यारी और अच्छी यादें बनाकर लेकर जाएं। सबने एक साथ वोटिंग की और उसकी बात पर सहमति जताई। मान ने बेदाक्षी को देखा और बोला, लो तुम तो क्या ही एंजॉय करोगी यहाँ पर। तुम्हें तो वैसे भी लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे लोग तुम्हें काट खाएंगे। बेदू ने मुंह बनाया और बोली, ज़्यादा मत बोलो, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे नहीं पसंद लोगों से घुलना मिलना। मान ने कुछ पल उसे देखा फिर बोला, तुम इंट्रोवर्ट हो नहीं, तुम्हें बना दिया गया है। वेदाक्षी उसे हैरानी से देखने लगी, लेकिन मान ने अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली थी। वह उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। थोड़ी देर में गेम स्टार्ट हो गए। नैना और रुद्रा तो तुरंत गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए जा चुके थे, लेकिन वेदाक्षी ने एक कोना पकड़ा और चेयर लेकर बैठ गई। मान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह भी चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। हालांकि उसका मन था कि वह वेदाक्षी के साथ जाकर डांस करे, लेकिन वह जानता था कि उसे मनाना बहुत मुश्किल काम है। नैना और रुद्रा एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले डांस कर रहे थे। दोनों इस पल को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। नैना ने रुद्रिका को इशारा करते हुए कहा, क्या हुआ? रुद्रिका ने नामे गर्दन हिलाई और बोली, सब कुछ सपने जैसा है। कभी कभी सोचती हूँ मान को थैंक यू करना चाहिए कि उसने हमें समझ लिया। नैना उसकी बात पर मुस्कुराकर रह गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। इधर बेदू ने मान को देखा और बोली, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम जाकर चाहो तो एंजॉय कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगी। मान ने उसे देखा और बोला, अच्छा किसके साथ जाकर डांस करूँ, बताना तो ज़रा। मेरी वाइफ तो यहाँ बैठी है। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, प्लीज़ फिर से शुरू मत हो जाना अब। माँ ने गहरी सांस भरी और बोला, अच्छा ठीक है, चलो एक गेम खेलते हैं। वेदाक्षी उसे देखने लगी तो मान बोला, अभी जो सिंगिंग राउंड होगा उसमें मैं गाना गाऊंगा। ठीक है, तुम मुझे रेट करना कि मैंने कैसा गाया। वेदाक्षी को लगा वह मजाक कर रहा है। उसने हंसते हुए कहा, खड़ूस मान, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम गाना गाओगे? आवाज़ सुनी है कभी अपनी? कौवे जैसी काँव काँव करोगे तो लोग उठकर भाग जाएंगे यहाँ से। मान ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वेदू पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन मान को उससे अपनी बात मनमानी थी, इसलिए उसने उसे देखकर कहा, अच्छा ठीक है, मैंने अगर अच्छा नहीं गाया तो तुम जो कहोगी मैं वह करूँगा, लेकिन अगर मैंने अच्छा गाया तो तुम वह करोगी जो मैं कहूँगा। बोलो मंजूर है? वेदू ने उसे देखा और बोली, नहीं, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें धूल ही ना चटा दे। तुम मेरी छोड़ो, अपनी सोचो बेदू। मान ने उसे जवाब दिया। वेदाक्षी ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, चलो लगी सर, जो हारेगा वह जीतने वाले की बात मानेगा। मान ने भी उसका हाथ पकड़ा और उससे हाथ मिलाते हुए बोला, मंजूर है। डांस खत्म होने के बाद रुद्रा और निर्णय भी उन दोनों के पास आकर बैठ गए थे। तभी निर्णय ने मान को देखा और बोला, मान गाना सुना दे यार, काफी दिन हो गए, कुछ सुना नहीं तेरी आवाज में। वेदू ने जैसे ही सुना, हैरानी से मान को देखने लगी। मान ने उसे एक लुक दिया और मुस्कुरा दिया। वेदू को समझ आ गया था कि उसने गलत जगह पंगा लिया है। मान ने निर्णय को देखा और बोला, अच्छा चलो ठीक है, बताओ क्या सुनना चाहोगे? निर्णय ने जवाब देते हुए कहा, जो तुम सुनाना चाहो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही कोई ऐसी पर्सनल चॉइस है। बस रोमांटिक होना चाहिए, बाकी 60 से लेकर अब तक के गानों में से कुछ भी चलेगा। मान उठा और तुरंत स्टेज की तरफ बढ़ गया। वही बेदू अपना दिल थामे उसे ही देख रही थी। मान ने जाकर माइक थामा और वेदाक्षी की तरफ देखते हुए गाना शुरू किया। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मर्रम मर्रम दिल पे लगा। पागल पागल हैं थोड़े, बादल बादल हैं दोनों, फुलके बरसे भीगे, आ जरा पहले मैं भी तुझसे मिला हूँ। पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मर्रम मर्रम दिल पे लगा। हर कोई मान की आवाज में खो चुका था। ऐसी दीवानगी, ऐसी कसक कि कोई भी ना तो उससे अपनी नजरें हटा पा रहा था
और ना ही खुद का ध्यान उसके गाने पर से हटा पा रहा था। वेदाक्षी तो बस एकटक मान को देख रही थी। सच में मान ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। वह काफी अच्छा गा रहा था। वेदाक्षी को अपनी बात गलत लग रही थी कि उसने उसकी आवाज को कौवे की आवाज के साथ कंपेयर कर दिया था, जबकि मान की आवाज तो कोयल जैसी मीठी थी। गाना खत्म हुआ और उसके बाद फिर से म्यूजिक स्टार्ट हो गया। मान तुरंत बेदू की तरफ बढ़ा और उसने अचानक ही जाकर उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए अपनी तरफ खींचा। बेदू मान के सीने से जा टकराई। मान उसे बिना कुछ कहने का मौका दिए सेंटर में ले गया और उसे अपनी बाहों में थामे डांस करने लगा। वेदाक्षी सच में उसकी हरकत से हैरान थी। उसने हैरानी से कहा, ये तुम? मान ने उसकी बात काटते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए मोमेंट्स एंजॉय करो। हमारी ये क्यूट सी नोकझोंक बाद में चलती रहेगी। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी शांत हो गई और दोनों एक दूसरे को थामे डांस करने लगे। दोनों की नजरें एक दूसरे पर थीं। मान ने वेदाक्षी का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ा था और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को थाम रखा था। वहीं वेदाक्षी का दूसरा हाथ मान के कंधे पर था। थोड़ी देर बाद जब गाना खत्म हुआ तो निर्णय और रुद्रिका के साथ बाकी सब लोग तालियां बजा रहे थे। निर्णय तो इतना खुश था कि उसने सीटियां तक बजानी शुरू कर दी थी। रुद्रा उसे देख हंसते हुए बोली, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे पता नहीं क्या ही देख लिया हो। निर्णय ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, इन दोनों का रिश्ता एक सही मोड़ ले ले, इससे बेटर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। खैर उसकी इस बात से रुद्रा भी इत्तेफाक रखती थी। वह भी यही चाहती थी। वेदाक्षी के लिए मान से बेटर कोई नहीं हो सकता था। यह वह जानती थी और समझती भी थी। इतने दिनों में उसने आराम से मान की हरकतें ऑब्जर्व की थी, वेदाक्षी को लेकर, उसके एक्शंस रिएक्शन सब कुछ। उसकी नज़रों में कुछ भी नहीं छुपा था। मान और वेदू वापस उन दोनों के पास आकर बैठ गए और पार्टी एंजॉय करने लगे। काफ़ी देर बाद खा पी कर वह सब लोग अपने रूम में आए। वेदाक्षी चेंज करने गई और चेंज करके सीधा बालकनी में चली गई। उसके आने के बाद मान चेंज करने जा चुका था, लेकिन वेदाक्षी बालकनी में शांति से बैठी न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास है। उसने उस तरफ देखा तो मान बैठा था। मान ने उसे देखा और बोला, क्या सोच रही हो? इतनी शांत कभी कभार ही होती हो तुम। वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, क्या कोई इंसान दिन भर हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रहता है तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि उसे किसी बात का दुख नहीं है। माँ ने उसे देखते हुए कहा, मैंने यही नहीं कहा बेदू। मैं जानता हूँ दिल टूटने का दर्द बहुत बुरा होता है। मैं कभी एक्सपीरियंस भी नहीं करना चाहूँगा ये। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है काफ़ी हिम्मत वाली हो तुम, जो इतने दर्द को अपने दिल में समेट कर रखा है। वेदाक्षी ने सामने देखते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। उस इंसान के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। मैंने सब कुछ किया उसके लिए, जो मुझसे बन पड़ा सब किया। लेकिन आखिर में क्या मिला? एक ऐसा धोखा जो। कहते कहते वह चुप हो चुकी थी। मान ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा और बोला, मेरी एक बात ध्यान से सुनोगी? वेदाक्षी ने उसकी तरफ देखा तो मान उसे देखते हुए बोला, जिंदगी हमें ठोकर मारती है ताकि हम ठीक से चलना सीख जाएं। मुझे नहीं लगता कि वेदांत कहीं से भी तुम्हें डिजर्व करता था। तुम सब कुछ बेस्ट डिजर्व करती हो। वेदाक्षी कुछ पलों तक उसे देखती रही, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं कि तभी मान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या फिर बेस्ट हूँ, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। वेदाक्षी ने उसे देखा तो मान ने अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए आगे कहा, देखो वेदाक्षी, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। जाहिर सी बात है तुम सिंगल हो और हमारी शादी हो चुकी है। शादी कैसे हुई ये मैटर नहीं करता, शादी हुई है ये मैटर करता है। मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम बस एक कोशिश करो। बात बात पर यह कहना बंद कर दो कि तुम्हें इस शादी में नहीं रहना। ये शादी तुम तोड़ना चाहती हो। हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम इस रिश्ते को बनाए रखें। हमारी शादी जैसे भी हुई है, लेकिन शायद डेस्टिनी ने कुछ तो सोचा होगा हमारे लिए, तभी तो इस तरह से हमें मिलाया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो हमारी डेस्टिनी है उस पर हमें एक बार ट्रस्ट करके देखना चाहिए? बेदू ने धीरे से कहा, मतलब क्या है आपका? मान ने गहरी सांस भरी और आराम से बोला, इस रिश्ते को निभाने में मेरा साथ दो। कम से कम कोशिश तो करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम पर कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। जैसा तुम चाहोगी सब कुछ वैसा होगा। लेकिन मैं बस एक मौका चाहता हूँ इस रिश्ते को संभालने का, क्योंकि मेरे लिए ये रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। और जब किस्मत ने हमें इस तरह से मिलाया है तो मैं बस इस रिश्ते को संजो कर रखना चाहता हूँ।
ना कि इसे तोड़ देना चाहता हूँ। वेदाक्षी उसे देखती रही, लेकिन मान की बातें कहीं ना कहीं इस बार उसके दिल और दिमाग तक पहुंची थीं। शायद इसलिए क्योंकि आज से पहले उसने मान की बातों को कभी इतनी शांति से सुना ही नहीं था। वह पहली बार था जब वह इतनी शांत होकर उसकी बातें सुन रही थी। मान ने गहरी सांस भरी और मुस्कुराकर बोला, और कुछ नहीं तो यही समझ लो कि अपनी शर्त जीतने के बदले तुम्हें मेरी ये बात माननी है। वैसे आराम से सोच सकती हो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये रिश्ता हमारा है, इसका हर फैसला हमारा होगा, और हमसे मेरा मतलब मैं और तुम है, कोई तीसरा नहीं, सिर्फ हम। ये कहते हुए वह उठा और अंदर जाने को हुआ कि तभी रुककर उसने पलटकर वापस उसे देखा और बोला, ज़्यादा देर यहाँ मत बैठो, अंदर चलो अब। ये कहते उसने वेदाक्षी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। वेदाक्षी ने उसके हाथ को देखा, फिर एक नज़र मान को। मान ने उसे अपनी आंखों के इशारे से अपना हाथ पकड़ने को कहा। बेदून उसे देखते हुए उसका हाथ पकड़ा और उठ खड़ी हुई, और दोनों अंदर आ गए। मान की नज़र बीच बीच में उस पर जा रही थी। वह जानता था वह उसी की बातों के बारे में सोच रही है, और मान सच में चाहता था कि वह इस बारे में सोचे, ताकि कम से कम उनके रिश्ते को एक मौका मिले और दोनों इस रिश्ते को ठीक से शुरू कर पाएं। मान अपनी साइड लेटते हुए बोला, अब सो जाओ बेदू, सोचने का कहा है, इसका मतलब यह नहीं कि अभी सोचने लगो, आराम से सोचो, चलो आ जाओ अब और सो जाओ। यह कहते उसने उसका पिलो अरेंज किया और उसे लेटने को कहा। बेदू आकर अपनी जगह लेट गई। उसने मान की तरफ करवट लेते हुए कहा, आपको सच में लगता है कि मैं इस रिश्ते के लिए बनी हूँ? क्या हमारी डेस्टिनी ने सच में हमारा साथ लिखा है? मान ने उसकी बात सुनी तो उसकी तरफ करवट लेते हुए मुस्कुराकर बोला, अगर ऐसा ना होता तो हम इस तरह कभी ना मिलते और ना ही हमारी शादी होती। जानती हो, चाची माँ हमेशा कहती हैं कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाकर भेजता है। जिस किसी ने जिसका हाथ पकड़ रखा होता है, वह कभी ना कभी, कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरह से मिल जाते हैं। अब तुम हम दोनों को देख लो। घर वालों ने कोशिश की कि मेरी और रुद्रा की शादी हो जाए, लेकिन भगवान ने सब कुछ सेट करके रखा था ना, तो शादी तुम्हारी और मेरी हुई, मेरी और रुद्रा की नहीं। बेदू आज बड़ी शांति से उसकी बातें सुन रही थी। मान के लिए सच में अजीब बात थी, लेकिन उसे सुकून था कि कम से कम वह सुन और समझ रही थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद मान ने उसे देखा और बोला, अब आराम से सो जाओ, इतना जल्दी और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपना वक्त लो और फिर फैसला करना। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। यह कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वेदाक्षी की आंखों पर रख उसकी आंखें बंद करते हुए बोला, गुड नाइट। थोड़ी देर बाद दोनों ही सो चुके थे, लेकिन आज जो बदलाव हुआ था वह वेदाक्षी का था। मान की बातें सुनने के बाद वेदाक्षी ने आज ना तो गुस्सा किया और ना ही वह चिड़ी। जाहिर था कुछ बातें उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर कर गई थी, और मान जानता था कि चाहे वह कितनी ही बचकानी हरकतें करती हो, समझदार तो वो थी। खैर, रात गई बात गई। माँ ने अपनी बात उसके दिमाग में डाल दी थी, और उसे पता था वेदाक्षी इसके बारे में सोचेगी जरूर। अगले 2 दिन उन चारों ने बड़े अच्छे बिताए। घूमने फिरने के बाद अगले दिन उन्हें वापस भी लौटना था। मान और निर्णय को वैसे भी वापस आकर कंपनी संभालनी थी। इस वक्त कंपनी व आलोक जी के जिम्मे छोड़कर आए थे। मान अपना सामान पैक कर रहा था और वेदाक्षी वहीं खड़ी कुछ सोच रही थी। मान ने उसे देखा और बोला, तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया? कुछ छूटा तो नहीं है ना? वेदाक्षी ने नामे गर्दन हिलाई और बोली, नहीं, कुछ नहीं छूटा, सब कुछ पैक कर लिया है। मान ने फिर भी कंफर्म करने के लिए उसे एक बार फिर सब कुछ चेक करने को कहा। वेदाक्षी ने बाथरूम चेक किया और सारी जगह अच्छे से चेक करने के बाद बोली, सब हो गया, कुछ नहीं छूटा। मान ने भी अपना सामान पैक किया और बोला, चलो अब पहले ब्रेकफास्ट करके आते हैं, वैसे भी अभी चेकआउट में थोड़ा टाइम है। वेदाक्षी ने हामी भरी और दोनों वहां से नीचे आ गए। रुद्रिका और निर्णय भी उन्हें वहीं मिल गए। चारों ने एक साथ नाश्ता किया। निर्णय और मान वापस जाकर अपनी कंपनी को कैसे ट्रैक पर लाना है, इस बारे में बातें करने लगे थे। वैसे उन्हें पता था कि आलोक जी के रहते उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे भी इन दिनों कोई नया प्रोजेक्ट नहीं था। जो प्रेजेंट में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थे, बस उन्हीं को संभालना था। रुद्रिका ने उन दोनों को देखा और बोली, गाइस, ऊटी में हमारे लास्ट 3-4 घंटे बचे हैं और तुम लोग यहाँ पर भी अपने बिजनेस की बातें लेकर बैठ गए। ऐसे कैसे चलेगा? इसके बाद यहाँ से लौट कर तो हमें वही पुरानी ज़िंदगी जीनी है। तो चलो ना यार, एंजॉय करते हैं थोड़ा।
निर्णय ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तो मेरी जान क्या चाहती हो, बताओ जरा। तुम जो कहोगे वही करूँगा। बेदाक्षी ने निर्णय को देखा और देखकर बोली, बोट हाउस चलें? मुझे वह सच में बहुत प्यारा लगा था। एक बार फिर से बोटिंग करके आते हैं और ढेर सारी फोटोज भी क्लिक करवाएंगे। मान ने तुरंत उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ चलो चलते हैं। वैसे भी पता नहीं इस तरह की ट्रिप दोबारा कब मिले। काम तो हमें पूरी जिंदगी करना है। मान को मानता देखकर बेदू जल्दी से उठी और बोली, चलो चलो चलते हैं। उसकी हड़बड़ी और जल्दीबाजी देखकर निर्णय हंसकर बोला, हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है बेदू, आराम से चलेंगे। रुको जरा, सब्र तो करो। नहीं जीजू, आराम से नहीं, जल्दी जल्दी चलेंगे। बाद में हमारी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, हम ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसने निर्णय की बात का जवाब देते हुए कहा। निर्णय ने मुस्कुराकर उठते हुए कहा, भाई अब मेरी साली साहिबा कह रही हैं तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। वह चारों उठे और बोट हाउस के लिए निकल गए। ऊटी में उनके लिए लास्ट दिन था और बोट हाउस उनकी लास्ट डेस्टिनेशन। जल्दी वो सब लोग बोट हाउस पहुंच चुके थे। बेदू तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। माँ ने उसे देखा और बोला, इतना भी क्या एक्साइटेड होना, तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, हाँ तो क्या हुआ, अब आज तो हम यहाँ से जा रहे हैं ना, तो यह ऊटी की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है और मुझे अभी बहुत एंजॉय करना है। चलो बोट राइड करके आते हैं। यह कहते उसने मान का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले गई। मान हैरान था, ये लड़की कब क्या कर देती है, वह समझ नहीं पाता था। वेदू ने मान को देखा और बोली, खड़े क्या हो, जल्दी से बोट बुक करो हमारे लिए, मुझे बोटिंग करनी है। कभी कभी तो आपसे कुछ कहती हूँ, उसमें भी आप इतना। वह अभी बोल ही रही थी कि मान ने उसके होठों को पकड़ उसके मुंह को बंद कर दिया और बोला, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, जब देखो तब चपड़ चपड़ करती रहती हो। थोड़ा तो आराम दिया करो अपने इस मुंह को और सामने वाले को भी। कितना सुनेगा वह तुम्हें। बेदू ने उसे घूर कर देखा और उसके पैर पर अपना पैर दे मारा। मान ने दर्द के मारे उसका मुंह छोड़ और अपना पैर पकड़ लिया। बेदू ने उससे घूरते हुए कहा, अगर फिर से मुझे कभी चुप रहने को कहा ना तो टांगे तोड़ दूंगी। मुझे परेशान मत किया करो, मैंने इतना ही तो कहा कि बोट बुक करो। क्या गलत कहा इसमें। एक बार फिर उसका मुंह चलना शुरू हो चुका था और मान इरिटेट हो रहा था, लेकिन वह जानता था वेदाक्षी को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं। और फिलहाल तो वेदाक्षी को उसे ही झेलना था। और फिलहाल ही क्या, मान तो जिंदगी भर उसे झेलने के लिए तैयार भी था। बस वेदाक्षी के हाँ कहने की देर थी। रुद्रिका ने उन दोनों के पास आते हुए कहा, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए लड़ना बंद करोगे क्या, बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। और मान, तुम तो बड़े हो वेदू से, फिर भी उसके साथ बच्चा बन जाते हो। वेदाक्षी ने रुद्रिका को हैरानी से देखते हुए कहा, दी आपके कहने में मतलब क्या है। मैं बच्ची हूँ? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं पूरे 24 ईयर्स की हूँ। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे बच्चा मत बुलाओ। निर्णय ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, देख रहा हूँ मैं कितनी बड़ी हो गई हो तुम। वह तुम ही हो जो मेरे भाई को प्रवोक करती हो, समझी। वरना उसका बिहेवियर ऐसा है ही नहीं कि वह बेवजह किसी से उलझे। रुद्रिका ने निर्णय को देखा और बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तुम्हें मेरी बहन लड़ाकू नजर आती है। निर्णय ने उसे देखा और बोला, हो नहीं सकता बल्कि है। ये बात बात पर कैसे चिल्लाती है, कुछ भी बोलती रहती है। तो ऐसे में सामने वाला इंसान इरिटेट तो होगा ही। रुद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, तुम एक बार और मेरी बहन के बारे में बोल कर देखो, तुम्हारा मुंह ना तोड़ दिया तो मेरा नाम भी रुद्रिका नहीं। निर्णय ने भी बराबर उसे घूरते हुए कहा, तुम भी एक बार मेरे भाई के बारे में बोल कर देखो, मैं भी बताता हूँ तुम्हें कि निर्णय राजावत क्या चीज़ है। यह कहते हुए उसने अपनी टी शर्ट की स्लीव को ऊपर चढ़ा ली थी। मान और बेतू हैरानी से खड़े उन दोनों को देख रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर से रुद्रा और निर्णय की तरफ देखने लगे, जो लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। बेदाक्षी ने मान की स्लीव्स पकड़कर खींची तो मान उसकी तरफ थोड़ा सा झुकते हुए बोला, क्या है। बेदाक्षी ने धीरे से कहा, ये दोनों तो हमारी फाइट रुकवा रहे थे ना, फिर खुद फाइट क्यों करने लगे। मान ने उसकी बात सुनी तो अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। बेदाक्षी अभी भी सामने देख रही थी। मान ने फिर से अपनी नजर सामने टिकाते हुए कहा, बात तो सही है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। इन्हें लड़ते झगड़ते छोड़कर चलें या फिर इनका झगड़ा सॉर्ट आउट करवाएं। बेदाक्षी ने मान के कंधे पर मारते हुए मुंह बनाकर कहा, कितने बुरे भाई हो आप। जीजू आपकी साइड ले रहे थे ना,
और आप हैं कि उन्हें ऐसे लड़ते हुए छोड़कर जाना चाहते हो। माँ ने उसे देखा और बोला, अरे तुम जानती नहीं हो, इतिहास गवाह है, जब दो पति पत्नी लड़ते हैं तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए, वरना और प्रॉब्लम हो जाती है। वेदाक्षी ने उसे घूरा और बोली, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी वजह से हुई है, चुपचाप से जाकर उन्हें रोको। अगर मेरी दी और जीजू में फाइट हुई ना, तो मैं भी आपको पीट दूंगी, और अगर ऐसा नहीं कर पाई तो चाची माँ से आपकी शिकायत करूंगी, और चाची माँ ने कुछ नहीं किया तो चाचा जी से शिकायत करूंगी। वह तो पक्का आपको पनिशमेंट देंगे। माँ ने उसके सिर में टपली मारते हुए कहा, और फिर तुम कहती हो कि तुम बड़ी हो गई हो। सीरियसली बेदू, हरकतें देखो अपनी बच्चों जैसी। ऐसे छोटे बच्चे करते हैं कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, कुछ भी मतलब। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने मुंह बना लिया और जल्दी से रुद्रिका और निर्णय के बीच जाकर उन्हें अलग अलग करते हुए बोली, ये इस तरह से लड़ना झगड़ना बंद करो, बैड मैनर्स होते हैं। निर्णय ने उसकी बात सुनी तो हंसते हुए बोला, लो, और फिर ये कहती है कि ये बड़ी हो गई है। वेदू, तुम्हारी सिर्फ हाइट बड़ी है और एज बड़ी है, दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है, समझी। वेदू ने मुंह बनाया और बोली, जीजू मुझे चिढ़ाना बंद करो। निर्णय ने मुस्कुराकर उसका सर सहला दिया। वेदू तो इतने में खुश थी। मान ने उन तीनों को देखा और बोला, बस करो यार, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लड़े झगड़े और फिर एक दूसरे को मनाते बैठे। वोटिंग करनी है या नहीं? बेदाक्षी ने तुरंत कहा, अरे करनी है। मान उसकी हरकत देख हंस पड़ा। उसने एक बोट बुक कराई और चारों उस बोट में सवार हो गए। चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे सच में मेमोराइज करने वाले थे। इस बार बेदाक्षी ने मान को ही अपना पर्सनल फोटोग्राफर बना लिया था। मान ने कुछ तो चेंजमेंट महसूस किया था उसमें, लेकिन जो भी था वह खुश था, क्योंकि बेदाक्षी उसे खुश नजर आ रही थी। निर्णय और रुद्रिका भी काफी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर वहीं घूम फिर कर वह लोग वापस निकलने को हुए कि तभी बेदाक्षी ने कहा, मुझे भूख लगी है। मान ने गहरी सांस भरी और उसकी तरफ देखा तो वो फिर बोली, खाना खिलाओ, वह भी टेस्टी सा। निर्णय ने टाइम देखा और बोला, अभी टाइम है यार, चलो रेस्टोरेंट ही चलते हैं, खा पीकर आराम से निकल जाएंगे। साक्षी ने झट से निर्णय के गले लगते हुए कहा, आप बेस्ट हो जीजू, वरना यह खड़ूस मान तो मुझे भूखा ही मार देता। यह कहते उसने मान को घूर कर देखा। मान हैरान था, वह बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया, जबकि बेदू निर्णय की बाहों में अपनी बाहें डाले आगे बढ़ चुकी थी। रुद्रिका ने उसे जाते देख मुस्कुराकर मान से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, पहली बार तो उसने ऐसी कोई हरकत की नहीं है। माँ ने हैरानी से कहा, नहीं पहली बार नहीं की है, लेकिन आज कुछ तो अलग है। उसकी बात सुनकर रुद्रिका उसे देखने लगी। वह समझ नहीं पाई थी कि उसके कहने का मतलब क्या था। तभी वेदाक्षी ने पलटकर उन दोनों को देखा और आवाज लगाते हुए बोली, आप दोनों नहीं चल रहे हो क्या? अगर नहीं चल रहे तो क्या हम लोग जाएं? रुद्रिका ने तुरंत कहा, अरे आ रहे हैं। यह कहते उसने मान को भी चलने का इशारा किया और वह दोनों भी आगे बढ़ गए। खा पीकर शाम तक वह लोग वापस रवाना हो चुके थे। एक लंबे सफर के बाद देर रात को वह चारों घर पहुंचे। रुद्रिका और बेदाक्षी दोनों ही नींद में थीं। बड़ी मुश्किल से निर्णय और मान ने उन दोनों को जगाया था। मान ने डोरबेल बजाई तो चाची माँ ने दरवाजा खोला। मान ने उन्हें देखा और बोला, आप सोई नहीं अब तक? गिरजा जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग आने वाले थे तो मुझे नींद नहीं आई। वैसे भी किसके भरोसे छोड़ती, कौन दरवाजा खोलता? तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन दरवाजा खोलती तुम्हारे लिए? वह खुद घोड़े बेचकर सो रही होगी। मान उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वह चारों अंदर आए। वेदाक्षी तुरंत बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। यह बोल वो रूम की तरफ बढ़ गई। गिरजा जी ने उन तीनों को देखा और बोली, तुम लोग भी सो जाओ, बाकी की बातें हम सुबह करेंगे। सामान पड़ा रहने दो, सुबह रखवा दूंगी मैं कमरे में। उन सब ने हामी भरी और गिरजा जी भी अपने कमरे की तरफ चली गईं और रुद्रा निर्णय भी अपने कमरे में चले गए। मान ने एक नज़र अपने कमरे की तरफ देखा और फिर वह भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वह कमरे में आया, बेदाक्षी सो चुकी थी। मान उसे देख मुस्कुराया। बेदू ने तो कपड़े भी चेंज करना जरूरी नहीं समझा था। मान ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। उसे पता था वह थकी हुई है और बेदू की नींद भी पक्की थी। ऐसे ही तो वह उठने वाली नहीं थी, इसलिए मान ने इस बात पर कोई मेहनत नहीं की। मान चेंज करके आया तो उसकी नज़र अपने बेड के हेडबोर्ड के ऊपर वाली दीवार पर गई, जहाँ पर उसकी और बेदाक्षी की वह फोटो लगी थी जब वह दोनों सनसेट देखने गए थे। और मान बेदू को देख रहा था। सच में वह फोटो काफ़ी प्यारी आई थी। मान ने अपने असिस्टेंट से कहकर यह फोटोज पहले यहाँ लगवा लिए थे
और सच में उसे अब अपना कमरा काफी पूरा लग रहा था। पहले इस कमरे में उन दोनों की एक भी फोटो नहीं थी, लेकिन अब काफी सारी फोटोज यहाँ पर मौजूद थी, और सारी की सारी वह फोटो शूट और सनसेट वाली फोटोज ही थी। मान ने मुस्कुराकर एक नज़र आराम से सोती वेदाक्षी को देखा और फिर अपनी जगह पर लेटते हुए मन ही मन बोला, इसने तो कुछ देखा भी नहीं होगा। नींद के आगे इसे कहाँ ही कुछ और दिखता है। और वेदाक्षी को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सफर की थकान तो उसे भी थी और जल्दी उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह बेदू जब उठी तो हमेशा की तरह वो मान से चिपट कर सो रही थी, लेकिन अब उसके लिए आम बात थी। यह रोज का हो चुका था, इसलिए उसने इतना माइंड नहीं किया। वो उठकर बैठी, लेकिन उसे अपना कमरा ही बदला बदला सा नजर आया। उसने अपनी आंखें मसलते हुए ठीक से अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। कमरे में उन दोनों के काफी सारे फोटोज लग चुके थे। वेदाक्षी हैरानी से उन सारे फोटोज को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसी का कमरा है। उसने जल्दी से मान को हिलाते हुए जगाया। मान बेचारा हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। मान ने जल्दी से कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्यों जगाया? वेदू ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, यह हमारा ही कमरा है, लेकिन पहले तो वहाँ एक भी फोटो नहीं थी। अब इतनी सारी फोटोज कहाँ से आई? यह रातों रात कौन सा जादू हो गया यहाँ पर? मान का मन हुआ कि वह अपना सर किसी दीवार पर दे मारे। उस लड़की ने सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसकी नींद खराब कर दी थी। वह तो रात में उसके बाद सोया था और उसने उसे इतनी जल्दी जगा दिया था। मान ने उसे देखा और चिल्लाकर बोला, यह हमारा ही कमरा है, यह फोटोज भी हमारे हैं। और कुछ जानना है तुम्हें? सोने दो यार, थोड़ी देर मुझे आराम से। वैसे भी आज संडे है, कल से मुझे फिर से ऑफिस ज्वाइन करना है। ये कहते हुए मान फिर से लेटा ही था कि वेदाक्षी ने फिर कहा, लेकिन ये सब रूम में कैसे आई? हम तो कल ही ऊटी से आए हैं ना, तो इतनी जल्दी इन्हें रूम में कैसे लगवा दिया? और किसने लगाया? मान फिर से उठकर बैठा और उसे देखते हुए बोला, मैंने करवाया है। बस मिल गया जवाब। अब थोड़ी देर के लिए शांत रहोगी तुम? मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तुम तो पूरे रास्ते सोती आई हो, मैं नहीं सोया हूँ। मुझे सच में नींद की जरूरत है। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, हाँ तो सो जाओ, मैं कौन सा तुम्हें सोने से रोक रही हूँ। मान हैरान था। ये वही लड़की थी जिसने अभी उसकी नींद खराब कर दी थी, और वही बोल रही थी कि वह कौन सा उसे सोने से रोक रही है। खैर, मान ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया। उसके लिए कोई नई बात तो नहीं थी। उसे पता था वेदाक्षी ऐसी हरकतें करती रहेगी, लेकिन उसे इस वक्त सोना था और नींद उसकी पहली प्रायोरिटी में थी। इस वक्त मान ने अपने पास पड़ा दूसरा पिलो उठाया और उसे अपने कानों पर लगाकर फिर से सो गया। बेदाक्षी ने कंधे उचका दिए और उठकर नहाने चली गई। वह नहाकर तैयार हुई और सीधा नीचे चली गई। रुद्रा उसे हॉल में ही दिख गई। आज संडे था, इसलिए वह भी घर पर ही थी। वह तुरंत रुद्रिका के पास गई और बोली, दी, नाश्ते में क्या बनाया है? रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, बड़ी जल्दी उठ गई तुम। मुझे लगा अभी तो क्या ही उठोगी तुम। वैसे मान कहाँ है? खड़ूस मान सो रहा है, वेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा। रुद्रा ने उसे घूरते हुए कहा, वेदू, गलत बात ना, ऐसे नहीं बोलते। वो पति है तुम्हारा। वेदू का मुंह बन गया, लेकिन वो अभी कुछ कहती उससे पहले ही अंशिका वहां आते हुए बोली, भाभी भूख लगी है, नाश्ते में क्या बना है? रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, हाँ तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, आपका लगाती हूँ से क्या मतलब? आप भी साथ में बैठो, हम साथ में नाश्ता करते हैं। अंशिका ने भी कहा, हाँ भाभी बैठो ना, साथ में नाश्ता करेंगे। वैसे भी खुद ले सकते हैं नाश्ता, आपको इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। रुद्रिका मुस्कुराते हुए बैठ गई। थोड़ी देर में निर्णय भी आ चुका था और आलोक जी और गिरजा जी भी वहां आ गए थे। वह सब साथ में नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मान नहीं था। मान ने पहले ही वेदू को सोने के लिए कहा था, इसलिए वेदाक्षी ने भी सबको वही कहा जो मान ने उसे कहा। उसे वैसे भी सोना था, वह इतनी जल्दी उठना भी नहीं चाहता था। वह सब अभी नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक मैग्नेटिक और कुछ भारी सी आवाज आई, रुद्रा, वेदू। वेदाक्षी ने जैसे ही वह आवाज सुनी, उसने तुरंत अपना निवाला वापस प्लेट में रख दिया और झटके से उठकर खड़ी हो गई। सब लोग उस आवाज की तरफ देख रहे थे, लेकिन वेदाक्षी जल्दी से पलटी और उस तरफ देखा, और अगले ही पल वह दौड़ कर गई और उस आदमी के सीने से जा लगी, और उस आदमी ने भी उसे खुशी खुशी प्यार से अपनी बाहों में भर लिया था।
भाई बाकी सब हैरानी से यह सब कुछ देख रहे थे। रुद्रा भी हैरान थी। वही निर्णय के चेहरे पर भी कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे। वही बाकी सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा था। बेदू ने चहक कर कहा, चाचू आप कब आए? उस लड़के ने अपना दूसरा हाथ खोलते हुए रुद्रिका को अपनी तरफ आने का इशारा किया। रुद्रा भी जल्दी से आई और उसके सीने से लग गई। थोड़ी देर बाद वह तीनों अलग हुए। रुद्रा ने मुस्कुराकर कहा, अथर्व चाचू, आपने तो बड़ा ही मस्त सरप्राइज दिया। हमें नहीं पता था कि आप आने वाले हो। हाँ, वह लड़का कोई और नहीं, अथर्व था। गोरा रंग, लगभग 6 फीट की हाइट, और उसके साथ चेहरे पर हमेशा की तरह वही शांत भाव, जो बचपन से अब तक वैसे के वैसा था। लेकिन हाँ, अपनी दोनों भतीजों को देखकर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूर थी। निर्णय ने हैरानी से कहा, क्या कहा चाचू? रुद्रिका ने पलटकर उसे देखा और बोली, हाँ मैंने बताया था ना, अथर्व चाचू यही तो हैं। अथर्व ने उन दोनों को देखा और बोला, तुम दोनों कैसी हो? मैं घर जाने वाला था, लेकिन राम भैया से पता लगा कि तुम दोनों यहाँ हो। रुद्रा ने मुस्कुराकर कहा, सच में आपने हमें बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। तभी अथर्व ने कहा, वैसे रुद्रा तेरा तो समझ आ रहा है, लेकिन ये बेदू यहाँ क्या कर रही है? इसे तो वहाँ होना चाहिए था ना। और अभी भैया भाभी भी लौटे नहीं है, क्या ये तेरे साथ रुकी है? उसके ये सवाल करते ही सब लोग चुप हो गए। रुद्रा ने बात संभालते हुए कहा, वह सब कुछ आप पापा से पूछ लेंगे तो बेहतर होगा। मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाऊंगी। अथर्व के माथे पर कुछ बल पड़ गए। तभी वेदाक्षी ने बात पलटते हुए कहा, मेरे लिए क्या लाए आप? मेरी चॉकलेट आइसक्रीम कहाँ है? उसकी बात से अथर्व का ध्यान बाकी की बातों से हट गया था, और उसने मुस्कुराकर वेदाक्षी को देखते हुए कहा, बेटा बड़ी हो गई है तू। अब चॉकलेट आइसक्रीम बच्चों के लिए लाई जाती है, बड़ों के लिए नहीं, समझी? उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने मुंह बना लिया। अथर्व ने मुस्कुराकर उसके सिर को सहलाया और बोला, अच्छा ठीक है, अगली बार डबल मिलेगी। अब ऐसे मुंह मत बना। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी फिर से खुश हो गई। गिरजा जी और आलोक जी भी अथर्व से मिले। गिरजा जी ने उसे नाश्ता करने को कहा, लेकिन अथर्व ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे जल्दी से घर पहुंचना है, फिर कभी नाश्ता करेगा। वह वहां पर थोड़ी देर रुका और वहां से शेखावत मेंशन के लिए निकल गया। वैसे भी इस समय राणा मेंशन में कोई था नहीं, सब लोग अब्रॉड ही थे, इसलिए अथर भी शेखावत मेंशन ही चला गया। अथर तो लौट गया था, लेकिन रुद्रा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। निर्णय ने उसे देखते हुए कहा, क्यों टेंशन ले रही हो? सब ठीक होगा। रुद्रा ने परेशानी से कहा, क्या ठीक होगा? अभी चाचू को समझाना, उसके बाद अगर अध्याय अंकल आ गए तो उन्हें कौन और कैसे समझाएगा? वह तो पापा की भी नहीं सुनेंगे। उसकी बात से निर्णय भी कुछ परेशान हो गया। अथर्व से बाकी सब लोग मिल चुके थे, लेकिन मान नहीं मिला था, और वही उसे पता भी नहीं था कि एक और टेंशन उसके सिर पर आकर खड़ी हो चुकी है। मान तो आज अपनी नींद पूरी करके उठा, और नहा धोकर जब वह नीचे आया तो उसने निर्णय और रुद्रिका को देखा। तभी वेदाक्षी ने आते हुए कहा, उठ गए खड़ूस मान? उसकी आवाज़ सुनते ही मान ने पलटकर उसे घूर कर देखा। बेदू ने मुंह बनाया और बोली, ऐसे घूरना बंद करो। जब भी ऐसे करते हो तो लगता है कच्चा चबा जाओगे। याद रखना, मैं बचने वाली चीज नहीं हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही निर्णय को हंसी आ गई, और वह जोर जोर से हंसने लगा। रुद्रा ने निर्णय के कंधे पर मारते हुए कहा, क्या है, चुप करो। निर्णय ने हंसते हुए कहा, यार इन दोनों का अलग ही चलता रहता है। तभी वेदाक्षी ने निर्णय को देखा और बोली, जीजू, सिया आंटी का कॉल आया था। उन्होंने हम चारों को बुलाया है खाने पर। वह कौन सी रस्म बता रही थी वो? उन्होंने कहा वह रस्म करनी है। तभी गिरजा जी ने आते हुए कहा, पग फेरे की रस्म। यह सुनते ही बेदू ने जल्दी से कहा, हाँ भाई, सिया आंटी ने बुलाया है। गिरजा जी ने उन चारों को देखा और बोली, हाँ वक्त से चले जाना, रात भर के लिए तुम्हें वहीं रुकना है। कल सुबह या दोपहर तक आराम से आना। यह कहते उन्होंने वेदाक्षी और रुद्रिका की तरफ देखकर कहा, अगर तुम दोनों को ज्यादा रुकना हो तो कल मत रुकना, यहाँ आकर फिर चले जाना। उन दोनों ने हामी भर दी। इधर अथर्व शेखावत मेंशन पहुंचा। राम उसे घर पर ही मिल गया था। राम ने उसे देखा तो उठकर उसे गले लगाते हुए बोला, कैसे हो? बड़े दिनों बाद लौटे हो। अथर्व ने मुस्कुराकर कहा, भैया आपको तो पता है जरूरी केस में अटका था। अगर केस जल्दी सिमट जाता तो मैं लौट आता, लेकिन ये केस कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया। राम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तब तक सिया भी आ चुकी थी। सिया भी उसे देखकर काफी खुश थी। तभी अथर्व ने उन दोनों को देखकर कहा,
मैं अभी रुद्रा से मिलकर आ रहा हूँ। ये सुनते ही वह दोनों शांत पड़ गए। उन्हें पता था कि अगर वो रुद्रा से मिला होगा तो जाहिर था बेदाक्षी भी उससे मिली होगी। क्या बेदू ने उसे सब कुछ बता दिया होगा? यही उन दोनों के दिमाग में चल रहा था। तभी अतर्व ने उन दोनों को देखकर कहा, रुद्रा का तो समझ में आ रहा है, लेकिन बेदू, वो वहां क्या कर रही थी? मैंने रुद्रा से पूछा तो उसने कहा कि आप दोनों मुझे ठीक से बता पाएंगे। राम और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें और क्या नहीं। सिचुएशन ही ऐसी थी। सिया ने गहरी सांस भरी और बोली, बैठो, बैठकर बात करते हैं। वह तीनों बैठ गए और सिया उन्हें एक एक करके सारी बातें बताने लगी। अथर्व जैसे जैसे सच जान रहा था वैसे वैसे और ज्यादा हैरान हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा हुआ कैसे और यहाँ चल क्या रहा था। अथर्व ने हैरानी से उन दोनों को देखा और बोला, क्या बेदू की भी शादी हो गई? भाई, क्या आपने अध्याय भैया को बताई है बात? भाभी को पता है कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है? कैसे मतलब? उन दोनों की अवशेष में शादी कैसे हो सकती है? अतः सच में हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन में क्या कहे और क्या करे। जब राम ने उसे यह कहा कि अध्याय को नहीं पता, तो यह उसके लिए और भी ज्यादा शॉकिंग था। उसने जल्दी से कहा, मैं भाई को कॉल कर रहा हूँ, मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है। यह कहते हुए अथर्व ने अपना फोन निकाल लिया था और अध्याय को कॉल लगाने ही वाला था कि तभी राम ने उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इस वक्त वह अब्रॉड में है। उसे एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता और हम उसे फोन पर नहीं समझा पाएंगे। अगर तुम उसे अभी सब कुछ बता दोगे तो उसे और ज्यादा टेंशन होगी। इसलिए तुम उसे कुछ नहीं बताओगे और यही मेरा आखिरी फैसला है। उसे कब क्या और कैसे बताना है यह सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। समझे तुम? छोटे हो तो छोटे बनकर रहो। अतर्व सच में हैरान था और स्पीचलेस था, लेकिन सिया ने उसे समझाकर रोक दिया था। अतर्व के पास भी अब और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह भी शांत हो गया। इधर शाम को वह चारों शेखावत मेंशन के लिए निकल चुके थे। चारों साथी थे और एक ही कार में थे। मान ड्राइव कर रहा था, निर्णय उसके बगल में बैठा था। वेदाक्षी ने निर्णय को देखा और बोली, जीजू खाने के बाद आइसक्रीम? रुद्रिका ने उसे देखते हुए कहा, जुकाम लग जाएगी बेदू, क्या हर वक्त आइसक्रीम आइसक्रीम की रट लगाए रहती हो? वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, कुछ नहीं होता, आप तो ऐसे ही बोलते हो। रुद्रा उसकी शक्ल देख कुछ कह नहीं पाई। उसे पता था कि वह जिद कर रही है तो वह वही करेगी जो उसका मन कहेगा। थोड़ी देर में वह लोग शेखावत मेंशन पहुंच चुके थे। वेदाक्षी ने जल्दी से जाकर डोरबेल बजाई। वह तो यहाँ आकर काफी खुश नजर आ रही थी, जबकि अभी तो वह घर में एंटर भी नहीं हुई थी। रुद्रिका ने उसे जब एक साथ इतनी बार बेल बजाते देखा तो बोली, रुक जा, सबर कर ले थोड़ा, सामने वाला आएगा इंसान, तब दरवाजा खुलेगा ना। एक साथ बेल बजाना शुरू कर दिया है तूने। सच में कब अकल आएगी तुझे? लेकिन बेदाक्षी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था उसकी बहन जरूरत से ज्यादा समझदार है और उसे भी समझदारी भरी हरकतें करने के लिए समझाती रहती है। लेकिन बेदाक्षी अपनी बचकानी हरकतों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और तभी किसी ने दरवाजा खोला। सामने अथर्व था। बेदू ने उसे देखा और जल्दी से उसके गले से लगकर उसी से लिपट गई। मान हैरान था अपने सामने लगभग 32-33 साल के आदमी को देखकर। उसे अजीब लग रहा था और उससे भी ज्यादा अजीब यह था कि उसकी पत्नी उस आदमी से चिपकी हुई थी। मान का मन तो कर रहा था कि बेदाक्षी को पकड़कर अपनी तरफ खींच ले। भला ये आदमी उसकी पत्नी को कैसे गले लगा सकता था? मान ने मन ही मन कहा, क्या इस लड़की ने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया है? लेकिन इतनी जल्दी? लेकिन अगले ही पल वह रुका और अपनी ही कई बात पर सोचते हुए बोला, लेकिन अगर इसका बॉयफ्रेंड होता तो इस घर में क्या कर रहा होता? लेकिन आखिर है कौन इतना स्मार्ट बंदा? भाई, ये मेरी स्मार्टनेस को टक्कर दे रहा है। कहीं से भी या किसी भी मामले में मुझसे या निर्णय से कम नहीं लग रहा। निर्णय की नज़र मान पर थी। वह उसकी शक्ल देखकर बता सकता था कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन उसे उसकी हालत देखकर बड़ा मजा आ रहा था। निर्णय को तो पता था कि अथर्व कौन है। सुबह ही तो वह उससे मिला था, लेकिन उस वक्त सिर्फ मान ही ऐसा इंसान था जो अथर्व से नहीं मिला था। अभी वह कुछ कहता उससे पहले विदाक्षी ने चेक कर कहा, चाचू मेरी आइसक्रीम और चॉकलेट। रुदिका ने अपना माथा पीट लिया। इस लड़की की दिमाग में खाने की बातें निकालना बहुत नामुमकिन है। हर बात में उसे खाना बीच में घुसाना ही होता है, चाहे वह कुछ भी हो। अतर्व ने उसे देखा और उसके सर को सहलाकर बोला, अंदर चलोगी
या फिर यही चाहिए सब कुछ? बेदाक्षी ने दांत दिखा दिए। वही मान हैरान था। बेदाक्षी के मुंह से चाचू सुनना सच में उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। वह आदमी जो उसके सामने खड़ा था, वह उससे यही कोई 2-3 साल बड़ा रहा होगा, और उसकी पत्नी उस आदमी को चाचू कह रही थी। और वह भी सामने वाला आदमी की पर्सनालिटी मान के सामने कहीं से भी रत्ती भर कम नहीं थी। सच में अतर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। वह चारों अंदर आए। अतर भी उनके साथ ही था। उसकी नजरें बस मान पर ही थी। रुद्रिका ने अपना लाइफ पार्टनर को चुन लिया था, और वो समझदार भी थी, और अतर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बेदाक्षी उसके केस में बिल्कुल अलग था। इसलिए अथर्व अब मान को चेकआउट कर रहा था कि क्या बेदू के लिए मान ठीक भी था। वही मान बराबर उसकी नजरें खुद पर महसूस कर रहा था, और उसे अजीब भी लग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस आदमी की दिक्कत क्या थी। सिया ने उन चारों को वेलकम किया, और फिर सब वहीं हाल में बैठकर बातों में लग गए। तभी रुद्रिका ने जिक्र करते हुए कहा, चाचू आप अकेले आए हो? चाची कहाँ है? और नित्या बुआ, वह कहाँ है? अथर्व ने उसे देखा और मुंह बनाकर बोला, मैं थोड़े दिन सुकून से बिताना चाहता हूँ। उन दोनों तूफानों का नाम मत ले मेरे सामने। उसकी ये बात सुनते ही बेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, चाची को बता दूंगी अगर कुछ भी बोला तो। आर्यन ने उसके सामने हाथ जोड़ लिया और बोला, माफ कर दे मेरी माँ, गलती हो गई मेरी। सिया ने उसे टोकते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बस करो, चलो डिनर कर लो अब पहले। उसके कहते ही वह सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ चुके थे। वेदाक्षी तो बड़ी खुश नजर आ रही थी। मान भी यह नोटिस कर रहा था। बात यह नहीं थी कि वह उस घर में खुश नहीं थी। बात यह थी कि अपने घर की और अपने लोगों की बात ही अलग होती है। दूसरा अथर्व के आने से वह काफी ज्यादा खुश थी। उसे पता था उसके नाच नखरे उठाने वालों में अथर्व भी शामिल था, और वह जो कहती अथर्व उसे जरूर ला कर देता। इसलिए वह काफी खुश नजर आ रही थी, और उसकी खुशी का राज रुद्रिका भी अच्छे से समझ रही थी। अथर्व ने मान को देखा और सवाल करते हुए बोला, वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है? मान ने उसे देखा। सब कुछ से उसका क्या मतलब था? इसका मान कुछ कुछ अंदाजा लगा पा रहा था। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, सब काफी अच्छा चल रहा है, टेंशन की बात नहीं है। इतनी देर से अथर्व मान को घूर रहा था, तो मान इतना तो अंदाजा लगा ही चुका था कि उसका वह किलर लुक उसके लिए ही था, क्योंकि उसकी प्यारी भतीजी ने उससे शादी की थी। और मान को अथर्व का लुक साफ बता रहा था कि अगर मान ने कोई गड़बड़ की तो अथर्व पक्का उसकी जान ले लेने वाला था। लेकिन मान भी कोई गड़बड़ करने के मूड में नहीं था। उल्टा वह तो बेदाक्षी को इस रिश्ते में रहने के लिए मना रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।